अच्छा, मैं ये क़ब्ल इसके कि तस्नीम साहब मज़ीद सवाल करें, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि इस कुतुबखाने में जहाँ हम मौजूद हैं, किताबों की कुल तादाद कितनी है अदबुल अतफ़ाल को मिला के? क्योंकि अदबुल अतफ़ाल आप बता चुके हैं कि 4000 के लगभग है, कुल तादाद बताइएगा। देखिए, कुल तादाद 19,000 के लगभग है। हातमी तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं है कि इसमें तब्दीली होती रहती है। कुछ कुछ पुरानी किताबें होती हैं जो हम हटा भी देते हैं, जो कि उनके नए एडिशन आ जाएँ, तो कुछ ऐसा भी होता है। लेकिन 19,000 के लगभग किताबें हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, दूसरे ये फ़रमाएँ कि ये जो किताबें हमारे सामने इस वक़्त मौजूद हैं, ये ख़ासी पुरानी हैं। हम देख रहे हैं कि इसमें जी, 1800 जी, जी। सन 1800 की किताबें भी हैं छपी हुई। तो इस इन किताबों के मौज़ूआत और ये आपको कैसे मिली और इनका कोई मुख्तसर उस बारे में ये भी फ़रमाइए। देखिए, किताबों का पुरानी किताबों का सिलसिला ये है कि मेरी कोशिश ये होती है कि किसी भी मौज़ू पे जिससे मुझे दिलचस्पी हो, मैं उसके ओरिजिन को तलाश करूँ कि इब्तिदा उसकी कब हुई थी, उस पे इब्तिदाई किताबें कब शाया हुई थी। जैसे जासूसी अदब हमारे यहाँ जो दिलचस्पी का एक मौज़ू भी रहा है और आपने किताबें देखी भी हैं इस वक़्त, बच्चों के अदब के साथ जासूसी अदब का बड़ा कलेक्शन यहाँ पे मौजूद है। तो उसमें मैंने मैं इस पे रिसर्च भी कर रहा था, एक किताब भी इस पे मेरी ज़ेर तकमील है। फिर एक किताब मैंने जासूसी अदब के हवाले से इसलिए कि इश्तियाक़ अहमद जासूसी अदीब थे, तो जब मुझे उन पे लिखना हुआ तो मुझे बड़ी उस पे तहक़ीक़ करनी पड़ी कि जासूसी अदब का ये रुझान जो पैदा हुआ, जो उर्दू में बच्चों में आई, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई। तो उस पे जब हम देखने के लिए गए तो फिर हमको जैसे-जैसे हम उसको जैसे आर्कियोलॉजी में आप खुदाई करते जाते हैं, ज़मीन को नीचे डिग करते जाते हैं, तो नई-नई चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो हमको ये मालूम हुआ कि जी 1872, 74, 78, 96 यहाँ से ये रिवायत हमारे यहाँ उर्दू में अंग्रेज़ी नावलों के तर्जुमे की शुरू हुई। अच्छा, फिर हम जब उससे थोड़ा-सा पीछे जाते हैं, हमको मालूम होता है कि अंग्रेज़ी अदब में भी 1839 से आगाज़ हुआ। तो उर्दू में तर्जुमा होना किताब का और अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा होना, उसमें कोई 20-30 साल का फ़र्क था। तो ये हमको इससे मालूम हुआ जब हमारे सामने किताबें आईं। तो कि भई एक फिर हमें वो किताबें देखिए, एक बात करना बड़ा आसान होता है कि जी फलाँ किताब 1840 में पहला जासूसी नॉवल शाया हुआ। जब तक आपके पास उसका सबूत मौजूद ना हो, हवा में बात नहीं की जा सकती। इसलिए मेरी कोशिश रही है कि ये किताबें मैं तलाश करता रहूँ और मेरे पास जब वो बात मैं करने जाऊँ या मैं कोई किसी मौज़ू पर लिखूँ जाके, तो मेरे पास उसके लिए पूरा मवाद मौजूद हो, सबूत मौजूद हो। जैसे इसमें आपने एक किताब देखी, मख़ज़न मसीह के नाम से किताब है। जी। वो किताब रोमन उर्दू जिसे हम आजकल कहते हैं, जो कि आम पढ़ने देखने वालों के लिए मैं ये कहूँ कि वो एसएमएस जिस ज़बान में हम लिखते हैं कि आप रोमन उर्दू जिसे आप कहते हैं। तो अब उस पे मैंने एक किताब शाया की थी आज से कुछ 8-10 साल पहले, तो लोगों ने कहा कि ये उर्दू पे तुमने बड़ा ज़ुल्म किया है। इश्तियाक़ अहमद का नॉवल था जो कि बहुत चला और वो चला काफ़ी बाहर, दूसरे ममालिक में वो किताब बहुत चली। जो बच्चे हमारे पास आते थे जो उर्दू स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते, हमारी कोशिश ये थी कि उर्दू का जो सरमाया है वो बच्चों तक मुंतकिल हो जाए। लेकिन चूँकि बच्चों को उर्दू नहीं आती, तो वो नहीं मुंतकिल हो, तो हम अपनी ज़िद में अना में इस पे रह जाएँ कि जी हम ये नहीं करें इसको। मकसद क्या है? देखिए, ज़बान तो मीडियम है ना, पैगाम पहुँचाना है कि लिखा क्या गया है। फिर आदमी वो जब उसको दिलचस्पी होगी, वो खुद ही उर्दू पढ़ेगा, क्योंकि तिलस्म मशरूबा वो नहीं पढ़ सकता जब तक कि उसको उर्दू ना आए। हम उसको एक सिनॉप्सिस दे सकते हैं। आजकल तो बच्चियाँ शादी-ब्याह के गीत अगर उर्दू में क्यों नहीं पढ़ सकती हैं? नहीं मैंने देखी डायरियाँ के उर्दू रोमन उर्दू में लिखती है वो देखिए, गीत। उसमें कोई मज़ाक़ भी नहीं, बस इसलिए नहीं है कि अब आप क्या करेंगे ना, कि हालात वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे या हैं। तो कट ऑफ अलग हो जाएंगे, वे खत्म। अब आप सरकारी ज़बान आपके यहाँ जो है वो अंग्रेज़ी है, उर्दू नहीं है। आपके यहाँ जो तबक़ाती निज़ाम तालीम है, उसमें आपको अंग्रेज़ी पढ़ें तो नौकरी अच्छी मिलती है। आप सोसाइटी के आला हल्कों में सिर्फ उस वक़्त मूव कर सकते हैं जब आप अच्छी अंग्रेज़ी, हालाँकि मेरे ख़्याल है अच्छी उर्दू बोलें तब भी मूव कर लेते हैं, क्योंकि वो अच्छी उर्दू भी नहीं आती उनको। जब आप अच्छी उर्दू बोलते हैं तो कहता है यार पढ़ा लिखा आदमी है। तो ये अच्छी अंग्रेज़ी पे नहीं, लेकिन अच्छी उर्दू पे भी है। तो लेकिन ये जब ये बात हुई तो फिर मैंने इस पे देखा कि शुरू कब से हुआ। मैं पहला नहीं हूँ जिसने ये काम किया है। ये काम 1872 में शुरू हो गया था। ये किताब मेरे सामने है, मख़ज़न मसीही, ये इसी तरह की किताब है कि रोमन स्क्रिप्ट में लिखी हुई किताब है और ये एक नहीं, ऐसी और भी कई किताबें हैं। और तब मुझे इस किताब को देख के बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरा भी एक बड़ा दिलचस्पी का मौजूद था ये। और मैं सोचता था कि अंग्रेज जब आया है इस खित्ते के अंदर, तो एक तो वो लेके आए थे अपना तबलीग का निज़ाम जो पूरा था, जी, जी। चर्च का निज़ाम। जी, जी। एक उनकी और फिर जो आका और का जो तस्वुर था ये, तो वो चाहते थे कि यहाँ की मुकामी ज़बानों में बात की जाए ये। तो ये आपने बड़ी एक नादिर किताब दिखाई हुई है, जो कि 1872 में छपी हुई है जी। और जो बुनियादी तौर पे ईसाइयत की तबलीग के लिए रोमन उर्दू में है।
ताकि वो जब पढ़ के सुनाए उसको, जिसको उर्दू नहीं भी आती है, तो कम से कम लोग कम्युनिकेट कर सकें। जी और उस दौर में आपको याद होगा ऐसी बाकायदा यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान में सोसाइटी थी, लाहौर में, कलकत्ता में, जिनका नाम था जी रोमन उर्दू सोसाइटी है। जी जी और अंग्रेज़ों का चूँकि खासा रहा था ये, तो उन्होंने बाकायदा किताबें शाये करवाई, लॉज़ शाये करवाए, जी। सर्कुलर शाये करवाए रोमन उर्दू। तो रोमन उर्दू उस दौर में यकीनन एक हकीकत थी और आजकल भी एक मजबूरी है। अच्छा, एक और बात मैं इसमें ऐड कर दूं, रोमन उर्दू ही नहीं, अंग्रेजों ने जो एहसान उर्दू पे किया है उसका कोई कोई आप उसका मेरे बहुत बदल से नहीं। साथी बड़ा बुरा मान जाएंगे इस बात से। नहीं देखिए, जो हकीकत है बिल्कुल वो उनको हक है बुरा मानने का, लेकिन जो हकीकत है वो ये कि उर्दू का सारा सरमाया आपके यहाँ जो है वो जॉन गिलक्रिस्ट और फोर्ट विलियम कॉलेज में ही सारी दास्तानें लिखाई गई हैं। 1802 जी हाँ। में फोर्ट विलियम कॉलेज सारा है। सबको उन्होंने और फिर साथ में आप पंजाब के अंदर आइए, जी जी जो लाहौर में जो है जी इदारे जी। कायम किए, जिसके अंदर भाई कहाँ से आप लिखते हैं ये सारी किताबें जो आप आज मजलिस तरक्की अदब वाले जो किताबें छाप के बैठे हैं, सारी किताबें देख लीजिए आपके फोर्ट विलियम कॉलेज, जॉन गिलक्रिस्ट, सबका सारी किताबें वहीं तख्लीक की गई, बोस्तान ख्याल वहाँ पे बनाई गई आपकी, उसी माहौल को देखते हुए दिल से मशरूबा लिखी गई। लंबी अमर फेहरिस्त थी मुंशियों की जिन्होंने उर्दू में किताबें जी लिखी थी। अच्छा फारूक साहब, अब एक सवाल बड़ा अहम है और ये सवाल मेरा ख्याल है पहली मरतबा किसी इंटरव्यू में सियाक़ व सबाक़ के साथ हम इस पे बात करें। पहला नावल उर्दू में ज़बान में जासूसी नावल कब लिखा गया, ये तो सवाल है। और इससे मुंसलिक एक हवाला मैं यहाँ दोहराऊँगा। डॉक्टर मिर्ज़ा हामिद बेग ने एक मज़मून में लिखा था, वो मज़मून हमने अपनी किताब में इब्न सफ़ी साहब वाली शामिल भी किया, जासूसी अदब इब्न सफ़ी पे था वो, लेकिन उसमें उन्होंने ये बताया कि 1924 में पहला नावल आया सामने। अच्छा, अब हामिद साहब ने ये क्यों लिखा, ये वजह तो वही जानते होंगे, यकीनन वो तहक़ीक़ पे मबनी ये बात लिखी होगी उन्होंने। ये वज़ाहत नहीं है उसमें कि वो तर्जुमा था या तबाज़ात था, ठीक है, ये एक इबहम पैदा हो गया। तो ये दावा, अच्छा फिर एक और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ, पिछले दिनों मैं इंटरनेट पे उर्दू में तलाश कर रहा था, तो उनका ये मज़मून जो है वो किसी ने कंपोज़ करके यूनिकोड में डाला हुआ है। अब वो नक़ल दर नक़ल फिर इस तरह चीज़ें होती चली जाती हैं इंटरनेट पे। आजकल लोग उसी का सहारा लेते हैं मज़मून लिखने में और उसी को मुस्तनद समझते हैं। तो क्या, अब मेरा बुनियादी सवाल ये है कि क्या 1924 का दावा जो वो कर रहे हैं, क्या वो दुरुस्त है, या आपने जो अपनी इन दिनों जिस किताब के पर आप काम कर रहे हैं, या यहाँ जो हम बैठे हुए हैं, यहाँ जो आपके सामने चीज़ें हैं, हकीकत इससे कुछ मुख्तलिफ है? ये हम जासूसी नावल और जासूसी अदब की बात करें ना, जी, नावल की तो नहीं, वो तो जासूसी मैंने आपसे देखिए, जी कम से कम 50 नॉवेल्स मेरे पास ऐसे हैं जो 1924 से पहले के हैं, अच्छा, और 4 या 5 नावल ऐसे हैं जो सन 1899 से पहले के हैं, जासूसी नावल। जासूसी नावल। उसमें से एक मैं आपके सामने ये इसको जिक्र भी मैंने किया है। तराजिम थे क्या था 1924 में? देखिए, अगर हम ये कहें कि इस ये जो यानी मैं इसको इस तरह से ऑथेंटिक कह सकता हूँ, वो किताब आप ये रही। ये जो हुआ करते थे एक हमारे मुंशी अहमद हुसैन खान साहब, इनका बड़ा रोल था। कई किताबें अच्छा, इनकी बात ये थी कि ये अपनी हर किताब पे लिख देते थे, तर्जुमा है तो किरदार तब्दील नहीं करते थे। सही। अंग्रेजी नाम है तो अंग्रेजी नाम रखते थे, उर्दू नाम है तो फिर उसका जिक्र करते थे कि भाई ये तर्जुमा किया गया है, नीचे बाकायदा लिखा होता था कि ये वो किताब है। वो शाहीन चोर मैं देख रहा था अभी, कहीं थी हमारे सामने, शायद ये किताब मुंशी अहमद हुसैन खान साहब की है, और इसमें किरदार जो है, और किरदार इसमें मकामी है। अच्छा, माहौल, ज़मान और मकान इसमें मकामी है, जबकि दूसरी किताबों में ये मकामी नहीं हुआ करते थे। तो और जहाँ पे इनकी क्रेडिबिलिटी और साख का सवाल है, इन्होंने कभी भी ये नहीं लिखा कि ये किताब जो है तर्जुमा नहीं है। वो हमेशा लिखते थे ये वो वाहिद किताब है जिसपे किरदार भी मकामी है, लाहौर की सेटिंग में किताब है, और ये छपी है, आप देख सकते हैं, 1897 में। अच्छा, ठीक है, ठीक है। लेकिन देखिए, फिर हम इसको किस मैं एक बात कैटेगरी में रखेंगे? तबाज़ात कहलाएगी? ये तबाज़ात कहलाएगी। तो उर्दू का एक तबाज़ात जासूसी नावल 1897 की एक मिसाल हमारे सामने आ गई। जी बिल्कुल। लेकिन मैं ये भी कहूँगा, देखिए, कभी भी तहकीक के अंदर आप हतमी बात करना चाहिए कि मैंने सब दरियाफ्त कर लिया है, मैं हरफ आखिर हूँ। हरफ आखिर कभी नहीं होता, हम और मजीद नीचे जाएंगे,
जब हम रिसर्च करेंगे, तलाश करेंगे, तो हमको मुमकिन है पीछे की चीज़ें मिल जाए। तो अब तक की मालूमात के मुताबिक मैं आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि ये पहला तबाज़ात नावल आज तक की रिसर्च के या तहकीक के दरियाफ्त ठीक के है। मुताबिक। शाहीन चोर मुंशी अहमद हुसैन का 1857 का छपा हुआ, उर्दू का 1897 का छपा हुआ तबाज़ात पहला जासूसी नावल हम कह इसके सकते किरदार भी हैं, हमारे मकामी पस मंज़र में है, लाहौर के आपने फरमाया। अगला सवाल मेरा ये है वैसे कि मजे की बात है कि इसमें वो इंस्पेक्टर महमूद मौजूद है, जी, इंस्पेक्टर महमूद इसमें जो मौजूद बाद है। में इश्तियाक साहब नहीं, इश्तियाक साहब के में जो किरदार थे उनके, इसमें जमशेद के बेटे का नाम महमूद था। हाँ। और दूसरी खास बात ये है कि ये किताब खरीदी गई है, ये 1905 में किसी ने खरीद के इस पे डेट डाली हुई है। डेट डाली है, और ये जो है ये किताब जो आप भावलपुर का जो कुतुबखाना सुल्तानी जो कहलाता था, नवाब ऑफ भावलपुर गालिबन। जी हाँ, ये उसके ज़ख़ीरे से मिली है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई तबाज़ात की, एक बहुत बड़ी दरियाफ्त है। यानी शाहीन चोर वहाँ से चोरी हुआ। तबाज़ात की तो ये बात हुई। जी जी। अब ये फरमाएं कि तर्जुमा, पहला जासूसी नावल तर्जुमा उर्दू में, ये आपके पास आपका रिकॉर्ड क्या बताता है? जी, अभी हमें देखा था 1894 का एक मेरे पास ये किताब है। ये इसका उन्वान उर्दू में है चलता पुर्जा, और इस पे लिखा हुआ है फिलिप स्कॉट गरबुल हिंद का सुराग रसा। जी। अच्छा, गरबुल हिंद इस वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज जी। और ये सन इशात है इसका 1894। 1894। अच्छा, ये हमारे सामने मिलता है, लेकिन देखिए ये भी इसके पीछे, इसके बाद अब मैं ये एक और किताब निकालूं, इसी जिल्द के अंदर एक किताब है, इसका नाम है आयना सुराग रसानी। ये सुराग रसानी के हिंदुस्तान के फ़न सुराग रसानी के दिलचस्प और हैरत अंगेज तजुर्बात। ये किताब यानी नॉन फिक्शन में अगर आप देखें, सुराग रसानी का आगाज़ हमारे यहाँ सुराग रसानी के इल्म पे लिखना शुरू हो गया था, ये 1901 में छपी है। मेरा ख्याल है ये पहली मिसाल है, क्योंकि इससे पुरानी किताब मेरे इल्म में अभी तक नहीं है। जी हाँ, मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ में हमने भी काफ़ी चीज़ें तलाश कर की हैं, और ये अपनी नौयत की पहली किताब 1901 की। अब ये तर्जुमों के हवाले से आप देखिए, ये अय्यार नाम है इसका, एक खुफिया पुलिस का अफसर, और ये तर्जुमा, और इसमें देखिए वाज़े लिखा, कारपरदाज़ान मतबा खादिम तालीम ने अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा किया। कारपरदाज़ान मतबा के मतलब ये कि अब एक से ज़्यादा लोग रहे होंगे, एक टीम की हैसियत से उन्होंने उसको तर्जुमा किया। और देखिए उस जमाने में ये दस्तूर था कि सच लिख दिया करते थे, ये नहीं करते थे कि तर्जुमा किया और अपने नाम से छाप दिया। जैसे कि हमारे उर्दू अदब में जासूसी नावल का जो सबसे पहला नाम मिलता है आपको, वो बहराम जिन साहब ने लिखी थी, वो तर्जुमा था, लेकिन कहीं जिक्र नहीं किया गया कि वो तर्जुमा किया गया है। उन्होंने कहा कि मेरा अपना लिखा हुआ नावल था, वो गलत था। अब इस पे हो सकता है लोग मुझे चैलेंज करें, मेरे पास आ जाइए, बात कर लीजिए, मैं आपको दिखा दूंगा क्यों ओरिजिनल नावल नहीं था। अच्छा, नीली छतरी ये आप जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। वो 1916 की बात है। ये मुशफ़िक़ ख्वाजा साहब ने इस पे एक फ्लैप लिखा था इसका, उन्होंने अपनी निगरानी में ये किताबें उनकी छपवाई थी, 4 नॉवेल्स जो थे। अब ये देखिए ये इसमें मौजूद है, ये और हमारी बात को ऑथेंटिकेट करती है, वेरीफाई करती है कि शाहीन चोर में ये नहीं लिखा हुआ है जी। और इसके किरदार मकामी, इसके किरदार जो है अब आप देख सकते हैं कि ये सारे किरदार गैर मकामी किरदार मिलेंगे आपको। इसमें अंग्रेजी नाम है तो अंग्रेजी नाम ही रखे गए हैं। जी जी। हाँ, ये मैं आपके इसमें देख रहा था कि इसको माशाल्लाह अपनी जो जासूसी किताबें रसायल से ये वो सब तक इसको उन्होंने ढाल लिया कि इसमें ज़्यादा जवानी की दवाइयाँ। जी, वो इश्तहार तो खैर अब इसमें भी आपको बड़े एक ऐसे इश्तहार मिलेंगे जो बच्चों को आप नहीं दिखा सकते जैसे आज छपते हैं, लेकिन बहरहाल बहुत बड़ा काम किया, बहुत लोगों ने बहुत शानदार जमाने में काम हुआ। जो हम भी किताबें ट्रोली मार रहा समझिए जी जी, ये पुरानी किताबें, जासूसी किताबें जो भी थी 1924 में, 1925 में, महंगाई तो तब भी थी। जी बिल्कुल। पहला एडिशन 1500, दूसरा एडिशन 1000। जी जी जी। ये तो आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नहीं, ये तो रहा है, ये आगे जाके हमें इजाफा हुआ था। फिरोज सन्स के नॉवेल्स में बच्चों के 3000 किताबें और 15 दफा वो शायद रीप्रिंट हुई है। 25 से 30,000 की तादाद आप समझ लें कि ऑन एन एवरेज। ये भी देखा ना कि वेस्ट इंडीज के ऊपर जो है उसका सुराग रसा चलता पुर्जा, ये भी 1000 से ज्यादा शायद भी जी हाँ। दिलचस्पी थी ना, देखिए आयना सुराग रसानी 1901 में शाया हुआ। इल्म सुराग रसानी पे उर्दू में पहला एक आपको मिलता है सबूत। अच्छा, आपने नीली छतरी और उस सिलसिला जो था 4 नॉवेल्स थे, बहराम था, नीली छतरी, बहराम की गिरफ्तारी, उसके बाद कठोर, लाल कठोर था। जी हाँ।
वो अभी भी अलीगढ़ में आज से कुछ साल पहले तक वो कायम थी, नीली छतरी के नाम की जो वो कोठी है उनकी। और उसकी तस्वीरें मैंने अलीगढ़ में प्रोफेसर अतहर सिद्दीकी साहब मरहूम से दरख्वास्त की कि तो वो उन्होंने भेजी। उस वक्त वो बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद थी, ज़फ़र उमर साहब जहाँ वो सारा सिलसिला अलीगढ़ का। अच्छा ये फरमाइए कि अब हम ये दो बातें हमने की हैं तबज़ात। इसको फाइल से अच्छा ओके।